Recording in progress. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कैसे हैं आप लोग सब लोग? ये अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी, तो जो कल का परसों का हमारा लेक्चर था उसमें हमने वाटरगेट स्कैंडल के बारे में पढ़ा था, 1960s के हवाले से पढ़ा था और थोड़ा बहुत हमने वर्ल्ड वॉर II के बाद जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और आइजनहावर डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ा था और फिर सिविल राइट्स मूवमेंट के हवाले से। सो आगे अब हम मूव करते हैं। वाटरगेट स्कैंडल जो था ये 1973-74 के अंदर यूएस के अंदर ये था। तो अब हम मूव कर रहे हैं उससे आगे 70s से यानी आगे की तरफ। तो 70s के अंदर क्या चीज़ें थी? रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट थे जिनका हमने पढ़ा वाटरगेट स्कैंडल में उनको रिज़ाइन करना पड़ा। तो जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो उनके वाइस प्रेसिडेंट जेरल्ड फोर्ड जो थे उन्होंने प्रेसिडेंसी संभाल ली। एक ही टर्म के बाद फिर ये आगे इलेक्शन नहीं जीत सके और जिमी कार्टर जो है ये प्रेसिडेंट बने यूएस के और 70s के अंदर फिर जिमी कार्टर ही प्रेसिडेंट रहे। इन्होंने 2 टर्म्स आई थिंक ली थी। सो 70s के अंदर क्या थीम्स थे या क्या सिचुएशन चल रही थी? उसमें मेनली जो चीज़ थी वो वियतनाम वॉर थी जो कि अब अपने कंक्लूजन की तरफ जा रही थी और उसकी वजह से एंटी वॉर प्रोटेस्ट्स वगैरह हो रहे थे और स्टूडेंट्स मूवमेंट इसके खिलाफ चल रही थी। तो जिसकी वजह से एक थोड़ा सा स्ट्रीट्स के ऊपर काफ़ी एक तनाव की कैफियत थी यूएस के अंदर। फिर उसके बाद वाटरगेट स्कैंडल हमने पढ़ लिया। वाटरगेट स्कैंडल के एक मेजर थीम है यूएस हिस्ट्री के अंदर जिसकी वजह से एक बहुत काफ़ी अनरेस्ट कह लें, पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक हलचल पैदा हुई थी। और फिर उसके बाद सिविल राइट्स के फ्रंट पे कुछ जो है वो एडवांसेस हुए। उसमें एक ख़ास डिसीजन है रो वर्सेस वेड का जो 1973 के अंदर हुआ था और इसके अंदर अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया गया था। इसको मेंशन करने का मकसद ये है कि 2022 के अंदर रो वर्सेस वेड को ओवरटर्न कर दिया गया है यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। रो वर्सेस वेड के अंदर 1973 के अंदर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि स्टेट्स अपने दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए अपने within the jurisdiction of that state they can legislate on the issue of abortion. So if a state wants to legalize abortion it can do that through legislation, through legislative process, through the will of the people. लेकिन अभी 2022 के अंदर यूएस सुप्रीम कोर्ट की जो एक शिफ्ट है वो कंजर्वेटिज्म की तरफ है। जो यूएस के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव हैं तो उन्होंने रो वर्सेस वेड को ओवरटर्न कर दिया है और जो है इसको यानी पाबंदी लगा दी है कि स्टेट्स इसको लीगलाइज नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से लेजिस्लेशन इस पर नहीं कर सकती। फिर इसमें विमेन लिबरेशन मूवमेंट, जेंडर स्टडीज़ के हवाले से अगर आप देखें तो इसमें फेमिनिस्ट मूवमेंट काफ़ी एक ज़ोर शोर से चलती रही 1970s के अंदर। लिबरल फेमिनिज्म और ख़ास तौर पे रेडिकल फेमिनिज्म 1970s के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा और इसने बहुत ज़्यादा काम भी किया औरतों के हकूक़ के हवाले से। फिर एक एनर्जी क्राइसिस आया और ऑयल एम्बार्गो जिसको कहते हैं। ऑयल एम्बार्गो एक कैफियत थी जिसमें ओपेक जो कंट्रीज़ थी, अरब कंट्रीज़ ने, अरब इसराइल वॉर हुई 1973 के अंदर और उस वॉर के नतीजे में अरब कंट्रीज़ ने उन मुल्कों के ऊपर तेल बेचना बंद कर दिया, उन मुल्कों को तेल बेचना बंद कर दिया जिन्होंने सपोर्ट किया था इसराइल को 1973 की वॉर के अंदर। इस वॉर के अंदर अरब्स को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था और इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला भी कैप्चर कर लिया जो कि बाद में इजिप्ट ने फिर
अब उसके जो है 1979 में वापस लिया इसराइल से। कैंप डेविड अकॉर्ड्स जिमी कार्टर के थ्रू हुए थे 1979 में। तो ये जो इस सिचुएशन में जो अरब कंट्रीज थी, खास तौर पे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी, उन्होंने बाइकआउट कर दिया, उन्होंने ऑयल बेचना बंद कर दिया उन मुल्कों को। यूरोप के काफ़ी इसमें ममालिक थे और अमेरिका भी इसमें शामिल था, जिसकी वजह से ऑयल शॉर्टेज हुई यूएस के अंदर, और एक एनर्जी क्राइसिस की वजह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जिसकी वजह से ब्रेटन वुड्स सिस्टम का जो एक उस वक्त डॉलर जो था वो पैक्ड था गोल्ड के साथ, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। प्रेसिडेंट निक्सन ने जो है वो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया और डॉलर को जो है वो जो करेंसी थी उसको गोल्ड से बिल्कुल डिसएसोसिएट कर दिया, अलग कर दिया। सो इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से ये मेजर चेंज इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर आया था। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज़्यादा हुई 1970s के अंदर, जिसके अंदर ख़ास तौर पे जो चीज़ थी वो कंप्यूटर की ईजाद थी। जो है वो ये माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ने अपने कंप्यूटर्स लॉन्च करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पर्सनल कंप्यूटर्स भी आना शुरू हुए। तो ये एक नई ईजाद जो है वो, उसकी वजह से टेक्नोलॉजिकली रेवोल्यूशन आप इसको कह सकते हैं। फिर कल्चरल मूवमेंट्स यूएस के अंदर आप देखते हैं बार बार एक बात होती है कल्चरल मूवमेंट्स की, तो ये मूवमेंट्स यूएस के अंदर डिफरेंट डेकेड्स के अंदर डिफरेंट स्टाइल में चलती ही रही हैं। एट द एंड ऑफ 70s एक कंजर्वेटिविज्म की तरफ शिफ्ट आया था, उससे पहले एक लिबरल और ख़ास तौर पे एक लिबर्टेरियनिज्म की एक चीज़ है कि जिसमें बिल्कुल ही आज़ादी है, आप हर चीज़ जो भी करना चाहें आप करें। तो ये एक ख़ास मूवमेंट आई थी 60s के अंदर, और उसके बाद 70s के स्टार्ट में भी यही चलती रही थी। फिर 70s के एंड के अंदर अगर आप बात करें तो टेलीविज़न जो है उसने थोड़ा ज़्यादा लोगों के घरों में आना शुरू किया। सैटरडे नाइट लाइव अभी भी कॉमेडी शो है जो अमेरिका के अंदर चलता है, और स्टार वॉर्स एक फ्रेंचाइज है, मूवी फ्रेंचाइज जो कि अभी भी चल रही है अमेरिका के अंदर। तो ये खास MTV भी फिर 80s के अंदर हमें नज़र आता है। तो 70s के अंदर ये फिर आगाज़ हो गया था टेलीविज़न के जो खास शोज़ हैं इनका, इनके मशहूर होने का जो टाइम था। फिर फॉरेन रिलेशंस की अगर बात करें तो यूएस चाइना देतौंत जो है वो 70s के अंदर हुआ। मैंने उसके बारे में आपको हेनरी किसिंजर के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था ब्रीफली कि निक्सन का जो विजिट था चाइना का, उसकी वजह से ये देतौंत हुआ था। और उसके बाद फिर एक साल जो है वो स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स स्टार्ट हुई यूएस और यूएसएसआर के दरमियान में। तो कुछ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थॉ की कैफियत पैदा हुई यूएस और यूएसएसआर के रिलेशंस में, जो कि 60s के अंदर काफ़ी गर्म थी, जिसकी वजह से यानी U2 इंसिडेंट भी उसके अंदर हुआ, फिर उसके बाद क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी उसके अंदर हुआ। तो 70s के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर हमें एक थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक 70s के जो शुरू का जो टाइम है उसके अंदर एक चाइना के साथ जब यूएस का एक देतौंत हुआ तो थोड़ा उसमें हमें नज़र आया। लेकिन 79 में फिर ये दोबारा बहुत ज़्यादा इसकी कैफियत ज़्यादा पैदा हो गई जब अफगान वॉर स्टार्ट हुई, जब USSR ने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर। फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस जो थे वो मैंने आपको बताया कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से इकोनॉमिक चैलेंजेस पैदा हुए थे, जिसकी वजह से फिर एक जॉब्स के हवाले से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वो मसला बना लोगों को, और उसकी वजह से फिर एक यानी स्टैगफ्लेशन का एक फिनोमेना कहते हैं। स्टैगफ्लेशन ये है कि जब इन्फ्लेशन की कैफियत काफ़ी अरसे तक बरकरार रहे तो उसको फिर कहते हैं स्टैगफ्लेशन, और उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह भी शामिल हैं। अच्छा, उसके बाद जब आप इकोनॉमिक कंडीशंस को हम आगे लिंक करेंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस जब 70s के एंड पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई तो फिर एक अनरेस्ट की सिचुएशन पैदा हुई। जिमी कार्टर जो प्रेसिडेंट थे वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सके, तो उनको भी थोड़ा सा एक बैकलैश का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट आए वो हैं रोनाल्ड रीगन, और रोनाल्ड रीगन एक बहुत इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट है यूएस की हिस्ट्री के अंदर। इनके एक बहुत ख़ास मकाम है, ख़ास तौर पे कंजर्वेटिव सर्कल्स के अंदर इनका एक बहुत नाम है। ये इनका जो कैपिटलिज्म के हवाले से इनकी पॉलिसीज थी इस वक्त 80s के अंदर, यानी जब हम रोनाल्ड रीगन की बात कर रहे हैं तो ये 80s कह रहा आ गया है। तो 80s को हम दोबारा भी देख लेंगे, रीगनॉमिक्स हम पहले देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन जो है वो जब प्रेसिडेंट बने यूएस के, तो 80s के अंदर यूके के अंदर मार्गरेट थैचर
प्राइम मिनिस्टर थी, और मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो काफ़ी मिलती जुलती थी। दोनों एक ख़ास एक एजेंडा समझ लें या एक ख़ास सोच के हामिल थे। तो एक ख़ास चेंज आया हमारे जो अमेरिका के इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसके अंदर, और रीगनॉमिक्स का नाम दिया गया। रीगन से रीगनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और रीगन का ये इकट्ठा करके रीगनॉमिक्स का नाम दिया गया। रीगनॉमिक्स क्या है? ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है, यानी आप कंज्यूमर को देखते हैं कि वो किस तरह की पॉलिसीज आप बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो सप्लाई साइड को आप देखेंगे कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। फैसिलिटेट बेसिकली नहीं करना होता यूएस की इकोनॉमी के अंदर हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ ये करना होता है कि टैक्स को कम से कम रखना होता है। तो जब टैक्स कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगेंगी, तो बिजनेस ज़्यादा होगा। तो ये प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन का बेसिक एक इनका था, फिलॉसफी थी, और इसको ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि आप बड़े बिजनेसेस को आप टैक्स की छूट देते हैं और आप बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो है उनको मजबूत करते हैं, और आप बड़ा बिजनेस कैपिटलिज्म सोसाइटी के अंदर मजबूत करते हैं। जब बड़ा बिजनेस जब स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से नीचे लोगों तक भी उसके बेनिफिट्स पहुंचेंगे। तो जो कैपिटलिज्म के जो जो हार्ड कोर कह लें सपोर्टर्स हैं, वो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स को फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उनके नज़दीक जब बड़े बिजनेसेस बूम करते हैं तो उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो नीचे आवाम तक भी पहुंचते हैं। और जो कैपिटलिज्म के क्रिटिक्स हैं वो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स को नेगेटिव लाइट में देखते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये जो फवायद हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं और नीचे जो लोग हैं उनके पास तो बहुत ही कम फायदे पहुंचते हैं। सो इसका बेसिक इसके अंदर क्या खास चीज़ें थी इसमें? एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है ना उसकी इंटरवेंशन को कम किया गया था। यानी गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम करने का मतलब टैक्स कम करना भी है और साथ में रेगुलेशन को भी थोड़ा सा रिलैक्स करना है। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए यानी वो बिजनेसेस को बूम किया गया। सो पहले क्या किया गया? टैक्स कट्स किए गए, टैक्स को जो है वो बहुत कम किया गया। यही चीज़ बाद में जब अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने भी यही काम किया, और उनके दौर में भी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम हुई थी। तो उनका भी फार्मूला यही था, वो भी कहते थे कि टैक्स कम से कम होना चाहिए ताकि बिजनेसेस जो हैं वो बूम करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस जब पैदा होंगे तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। जब ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी तो उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा, लोग पैसा खर्च करेंगे, तो एक ओवरऑल सर्कल जो है वो चल पड़ेगा। जब आप ऊपर के बड़े बिजनेसेस को रिलैक्स करेंगे तो वो उसकी वजह से फिर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आएगी, लोग स्पेंड करेंगे पैसा, और जो है वो जब टैक्स कम होगा तो साथ में फिर वो इंटरेस्ट रेट पे भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लोग बोरो ज़्यादा करते हैं ताकि ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, तो बैंक को भी इसके साथ फ़ायदा होता है। फिर डी रेगुलेशन का जो है दूसरा इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी कि कम से कम आप रेगुलेशन लेके आए बिजनेसेस के ऊपर। बिजनेसेस को आप अपने हाल पे छोड़ दें। जब कस्टमर जो भी चीज़ पसंद करेगा तो खुद ही बिजनेस बूम करेगा। अगर कस्टमर को पसंद नहीं आएगी तो बिजनेस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। आपको इसको अंदर मैनेज करने की या माइक्रो मैनेज करने की गवर्नमेंट को कोई ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट ओपन मार्केट में कंपटीशन होगा तो वही फर्म या वही कंपनी या वही मैन्युफैक्चरर अपना जो है वो काम चला सकेगा, जो इनोवेशन, जो कम प्राइस, जो अच्छी चीज़ बेच रहा होगा। तो जो इसमें कोई डंडी मार रहा होगा वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। एक जो है ना वो गवर्नमेंट की रेगुलेशन की फिर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ये इकोनॉमिक्स का एक पॉइंट था। सो डिफरेंट जो सेक्टर्स थे उसके अंदर फिर इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया और इसका फिर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसकी वजह से आया। फिर मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो बैंक बनाता है, वो उसका जो ताल्लुक होता है वो इंटरेस्ट रेट के साथ होता है। जब आप एक जो है ना वो इंटरेस्ट रेट को आप बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से बोरोइंग कम हो जाती है। तो उसकी वजह से ना यानी जब आपने इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा कर दिया है तो उसको जब आप बैंक के पास जाएंगे तो आप उससे लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो आप उसको ज़्यादा उसके वजह से कर्जा आपको
इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो आप उसको कर्जा लेने में कोशिश करेंगे कि कम से कम कर्जा लें। सो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना जो था वो भी एक खास इस इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा था। सो मॉनेटरी पॉलिसी को उन्होंने थोड़ा टाइट रखा था। इसको अगेन पीछे क्वेश्चन भी एक स्टूडेंट ने किया था, शायद आईआर की क्लास में किया हो। बहुत ज़्यादा आपने इकोनॉमी के अंदर टर्म्स के अंदर नहीं जाना, आपने मोटा-मोटा हिसाब रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी को देख लेंगे आप, फिस्कल पॉलिसी को आप देख लेंगे और इन दोनों के अंदर फ़र्क आप देख लेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो जो फेडरल बैंक होता है, जो स्टेट बैंक होता है, वो तय करता है। उसका ताल्लुक पैसे के साथ होता है, इन्फ्लेशन के साथ होता है और इंटरेस्ट रेट के साथ होता है। और जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो बजट के अंदर शामिल होती है और उसका ताल्लुक ओवरऑल स्पेंडिंग के हिसाब से और रेवेन्यू के साथ उसका ताल्लुक होता है। सो खैर, फिर साथ ही रिगोनॉमिक्स का एक जो पॉइंट था वो ये था कि आपने गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कम से कम करना है। आपने गवर्नमेंट यानी फलाही प्रोग्राम के ऊपर आपने तवज्जो नहीं देनी, आपने लोगों की सोशल सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो नहीं देनी। लोग खुद अपना इलाज करवा लेंगे, आप उनको नौकरियां दें। लोग खुद अस्पताल पहुंच जाएंगे, वो अपने स्कूल खुद पहुंच जाएंगे, ये सारे काम वो खुद कर लेंगे। आप बिजनेस को बढ़ाएं, आप लोगों को नौकरी जब बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे आएंगे, वो खुद ब खुद प्राइवेट चीज़ों से वो अपना करवा लेंगे। सो आपको कोई ज़रूरत नहीं है सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, प्रोग्राम्स को आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तो बेसिक एक यानी इसकी थॉट ये है कि आप लोगों को चैरिटी ना दें, आप उनको रोजगार दें, आप उनको बिजनेस दें, आप उनको बजाय इसके कि आप उनको वजीफे लगाएं, आप उनको रोजगार दें ताकि वो कमा के खुद खाएं। तो किसी हद तक ये आप इसको एक पॉजिटिव भी कह सकते हैं, ये बिजनेस के लिए बहरहाल बहुत अच्छी चीज़ थी। फिर ट्रिकल डाउन थ्योरी हमने ऊपर देखा कि ये ट्रिकल डाउन अप्रोच थी। इसका अंदर ये था कि आप जब टैक्स करेंगे कम तो ऊपर जो लोग होंगे, जो ऊपर की कॉरपोरेशंस होंगी, वो उनकी ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिसके जो है ना वो बेनिफिट नीचे भी आएगा। फिर इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ, इसका बेसिक क्रिटिसिज्म तो इसके ऊपर आता है एक लेफ्ट और राइट की पॉलिटिक्स जो हमेशा से अमेरिका के अंदर रही है, दुनिया में भी चलती है। तो लेफ्ट जो है अमेरिका के अंदर और ख़ास तौर पे इस वक्त, वो सोशल डेमोक्रेटिक की तरफ वो लीनिंग्स उनकी ज़्यादा है। यानी सोशल प्रोग्राम्स आपके अंदर ज़्यादा होने चाहिए, आप लोगों को फैसिलिटेट करें, टैक्स ज़्यादा लगाएं बिजनेसेस के ऊपर, उन टैक्स को स्पेंड करें लोगों की फलाह बहबूद के ऊपर। सो जो अमेरिका की लेफ्ट है इस वक्त, वो लिबरल डेमोक्रेटिक और सोशल डेमोक्रेटिक लीनिंग्स उनकी ज़्यादा है। बर्नी सैंडर्स हो गई, एक उनकी कॉर्टेज एक वो है सेनेटर हैं। इसी तरह उनके और भी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ख़ास तौर पे वो लेफ्ट की तरफ लीन करती है और उसका ये पॉइंट है कि टैक्सेस ज़्यादा होने चाहिए और आपको उन टैक्सेस को इस्तेमाल करके लोगों की फलाह बहबूद पे लगाना चाहिए। आप जिस तरह कह लें, हमारे पाकिस्तान में भी एक कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली पिछली गवर्नमेंट ने फलाही रियासत के तौर पे एक पेश किया था। तो जो लेफ्ट है वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो एक सोशल डेमोक्रेटिक जो है वो सिस्टम को पसंद करती है। लेकिन जो राइट साइड की वहाँ पे पॉलिटिक्स है, जो राइट विंग की पॉलिटिक्स है, वो है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो बिजनेस और जो आपको टैक्स कम रखने चाहिए, बिजनेस उसको बढ़ाना चाहिए और सोशल स्पेंडिंग कम से कम होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म सारा आया वो सारे का सारा लेफ्ट की तरफ से आया। लेफ्ट का ये पॉइंट था कि आपने ये बिजनेसेस तो टैक्स तो कम कर दिए हैं, लेकिन उसकी वजह से इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बेशक से आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बढ़ा दी है, लेकिन अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। तो इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से बढ़ती है। और कैपिटलिज्म का ये एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है कि इसको जब आप अलाउ कर देते हो फ्री मार्केट को, तो जो सरमायाकार होगा, सरमायादार होगा, वो तो अमीर होगा क्योंकि वो पैसे से पैसा जोड़ेगा, पैसे से पैसा कमाएगा। लेकिन जो एक नौकरी पेशा लोग हैं, जो मिडिल क्लास है या जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब लोग हैं, वो हमेशा गरीब से गरीब तर होते जाएंगे। तो ये एक क्रिटिसिज्म हमेशा से जब भी टैक्स कट्स की बात आती है, ये जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स की बात आती है, तो यही बात आती है कि ऊपर के लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और जो नीचे वाले लोग होते हैं वो बहुत कम पैसा कमाते हैं। फिर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आया? इसका बड़ा ज़बरदस्त इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप कह सकते हैं। इसकी वजह से एक बूम आया, जो स्टैगफ्लेशन यानी जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की जो एक कैफियत काफ़ी अरसे से चल रही थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका काफ़ी ज़्यादा ख़ात्मा हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के दौर में। और ख़ास तौर पे रोनाल्ड रीगन जो है वो इन 2-3 चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा
उनका एक उनको बहुत इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट माना जाता है, जिसके अंदर एक ये इकोनॉमिक पॉलिसी उनकी मेन थी, और दूसरा कोल्ड वॉर का जो खात्मा था उसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो अपना किरदार अदा किया, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन एक इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट के तौर पे समझे जाते हैं। 1981 से ये 1989 तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं, यानी कि 80s का जो पूरा डेकेड है आप उसके अंदर कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ही ने ही संभाला। जिमी कार्टर भी इसके अंदर शामिल थे, और जब 89 के बाद जब इलेक्शंस हुए तो उसमें प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो 2001 में प्रेसिडेंट बने थे, उसके फादर थे जॉर्ज H.W. बुश, उनको सीनियर बुश भी कहा जाता था। ये एक टर्म के लिए 1989 से 1993 तक प्रेसिडेंट बने थे। सो 80s को हम ब्रीफली देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या था। हमने चीज़ें तो तकरीबन इसमें से पढ़ ही ली हैं। रोनाल्ड रीगन की प्रेसिडेंसी जो थी वो बहुत ज़्यादा एक इसका मेन वो एक था जिसमें हमने देखा कि रिगोनॉमिक्स उसके अंदर मेन चीज़ थी। फिर कोल्ड वॉर और आर्म्स रेस। एक चीज़ जो प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने की, और ये बड़ा ज़बरदस्त उनका एक इकदाम समझा जा सकता है अगर आप अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखें। इकोनॉमी उनकी बूम कर रही थी, पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा था, कॉरपोरेशंस बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो उसकी वजह से जब अमेरिका का ये इकोनॉमिक बूम यकदम आया 80s के अंदर, तो प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग शुरू कर दी। यानी आर्म्स रेस को इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और इतना पैसा इन्होंने इंजेक्ट किया इस इंडस्ट्री के अंदर कि उसको मैच करना USSR के लिए पॉसिबल ही नहीं रहा। इन्होंने रॉकेट्स प्रोग्राम हो गए या उनके जो डिफेंस के बजट्स थे, बजट को इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। जब इन्होंने बजट बहुत बढ़ाया तो दूसरी तरफ USSR ने भी बजट बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। तो एक रीज़न कोल्ड वॉर की ये भी समझी जाती है कि अमेरिका के अंदर एक इकोनॉमिक बूम आया जिसको मैच करना USSR के लिए, सोवियत यूनियन के लिए पॉसिबल ही नहीं रहा। और एक इनका प्रोग्राम था स्टार वॉर्स के नाम से। स्टार वॉर्स मैंने आपको बताया कि एक मूवी फ्रेंचाइज है अमेरिका की, लेकिन इनका जो स्टार वॉर्स का प्रोग्राम था वो उससे थोड़ा डिफरेंट है। ये एक सीरियस प्रोग्राम था, ये कोई मूवी की बात नहीं थी। इसका जो प्रपोजल था वो ये था, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव इसका नाम था, SDI। उसको कॉमन जो है वो लैंग्वेज में स्टार वॉर्स कहते हैं। इसका मकसद ये था, ये इसका प्रपोजल ये था, ये कभी प्रैक्टिकली बन तो नहीं सका, लेकिन प्रपोजल इसका ये था कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया जाए। अब इसराइल के पास इस वक्त एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अब उसका डोम शायद उसका नाम है, पता नहीं वो आगे पीछे मुझे नाम उसका भूल रहा है। तो ये सिस्टम इसराइल ने अभी बना लिया है, लेकिन रोनाल्ड रीगन ने ये प्रपोज किया था 80s के अंदर, और इसका मकसद ये था कि आप एक ऐसी शील्ड बनाएं, यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऐसा हो कि बाहर से अगर आपके ऊपर आयरन डोम, इसराइल का आयरन डोम प्रोग्राम है कि अगर कोई भी रॉकेट बाहर से आ रहा है तो आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको इंटरसेप्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर सके। ये स्टार वार्स का उनका इनिशिएटिव था। इस पे उन्होंने एक मतलब प्रपोजल दिया, उस पर रिसर्च वगैरह भी स्टार्ट हुई, लेकिन ये फिर आगे इसको प्रैक्टिकली नहीं बनाया जा सका। फिर अगेन टेक्नोलॉजी की बात आ रही है, 80s के अंदर भी ये चीज़ चल रही थी। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा घरों के अंदर फिर पहुंचनी शुरू हो गई। IBM, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने बहुत ज़्यादा फिर एक लोगों के जो है ना वर्क प्लेसेस और घरों में कंप्यूटर्स आना शुरू हो गए। एक इवेंट जो हुआ था 1980s के अंदर वो था ईरान कॉन्ट्रा अफेयर। ये एक स्कैंडल था बेसिकली CIA के इसके जो है ना वो इसके अंदर किरदार था। रीगन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिशियल्स थे। ये जो 80s का दौर है, उस वक्त आप जानते होंगे 89 के अंदर ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आ चुका था। इमाम खुमैनी जो है वो रेवोल्यूशन लेके आ चुके थे ईरान के अंदर। तो पाबंदियां लगा दी गई थी ईरान के ऊपर US की तरफ से। उन पाबंदियों की वजह से अमेरिका ने ये बैन किया हुआ था कि अमेरिकन कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट या ऑफिशियल्स किसी किस्म की आर्म्स सेल नहीं करेंगे ईरान को। लेकिन इस वक्त जो है वो कम्युनिज्म के खिलाफ भी एक CIA के ऑपरेशंस चल रहे थे, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन ख़ास तौर पे उनके चल रहे थे साउथ अमेरिका के कुछ मुल्कों के अंदर, निकारागुआ ख़ास तौर पे, हेटी, ग्वाटेमाला, इन मुल्कों में जो है ना, कोलंबिया वगैरह में ये कुछ ऑपरेशंस इनके चल रहे थे। कुछ ऑफिशियल्स ने क्या किया कि एक कुछ जो है ना वो हॉस्टेजेस जो है ना उसकी कैफियत पैदा हुई। तो रीगन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स ने एक जो है ना कुछ आर्म्स बेचे जो है ना वो ईरान को, और वहाँ से जो पैसा आया उन्होंने
उसको पैसे को लगा दिया, कॉन्ट्रास को दिया। निकारागुआ एक मुल्क है साउथ अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पे कॉन्ट्रास उनको कहते हैं जो रेबल्स थे। ये रेबल्स कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे। सो ये CIA के आप कह लें कि ये गुड बुक्स में थे कॉन्ट्रास। तो उन्होंने ईरान को आर्म्स बेचे और वहां से जो पैसा आया वो उन्होंने कॉन्ट्रास को दे दिया। सो ये सारा काम एक इलीगल एक्टिविटी थी जो CIA के ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व थे। तो वो एक स्कैंडल सामने आ गया, तो जिसकी वजह से फिर ये जो है रीगन एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा इसकी वजह से एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर कोल्ड वॉर एंड हुई 1989 के अंदर। 1991 के अंदर सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया। तो बर्लिन वॉल जो है वो 1989 के अंदर डिसॉल्व मतलब गिरा दी गई थी। तो उसके बाद काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि जो है कोल्ड वॉर का खात्मा हो गया था 89 के अंदर। बाद में यानी वो टेंशंस कम हो गई थी क्योंकि जो कंट्रोल था सोवियत यूनियन का वो काफ़ी लूज हो गया था। और ख़ास तौर पे ईस्टर्न यूरोप की जो काफ़ी कंट्रीज थी वहाँ पे इनकलाब की कैफियत काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से फिर ये यानी कोल्ड वॉर की कैफियत या टेंशंस जो थी काफ़ी हद तक कम हो गई। कल्चरल और सोशल चेंजेस अगेन हम पढ़ रहे हैं। 80s के अंदर फिर क्या हुआ, MTV आ गया, उसकी वजह से फिर मूवीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर होनी शुरू हो गई। E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक बहुत मशहूर मूवी थी उस दौर की। बैक टू द फ्यूचर अभी भी उसका हवाला दिया जाता है, एक बहुत मशहूर मूवी है बैक टू द फ्यूचर अमेरिका की। उसके अंदर बहुत सारी और मूवीज़ भी हैं। गॉड फादर 70s के अंदर आई थी, 80s के अंदर भी उसकी कुछ मूवीज़ चलती रही थी। माफिया की मूवीज़ इसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा सिनेमा जो है उसका इन्फ्लुएंस 80s के अंदर बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। और एड्स का जो है ना ये एक प्रॉब्लम भी अमेरिका को भी दुनिया को फेस करना पड़ा। ज़्यादा तो ये अफ्रीका के अंदर ही था, तो उसकी वजह से कुछ अवेयरनेस की सिचुएशन आई। फिर फॉरेन पॉलिसी के अगर हवाले से बात करें तो ईरान इराक वॉर जो थी वो हुई थी 80s के अंदर। उसके अंदर फिर अमेरिका का भी एक रोल था। अल्दो ये दोनों ही दुश्मन थे अमेरिका के, लेकिन अंदर से फिर अमेरिका दोनों तरफ से ही गेम एक CIA की तरफ से होती थी। ये एक अनऑफिशियल सी स्टेटमेंट है। बहरहाल इसके अंदर किसी न किसी हद तक अमेरिकन जो एजेंसीज थी वो इन्वॉल्व रही थी। फिर इसी तरह US ने जो अपनी इन्वॉल्वमेंट थी अफगान वॉर के अंदर, वो तो एक बहुत ही एक कह लें रिकॉर्डेड सी चीज़ है। CIA ने मुजाहिदीन को असलहा भी दिया और स्टिंगर मिसाइल दिए उनको। फिर हमारी कुछ एजेंसीज के ज़रिए से ट्रेनिंग दिलवाई गई और उनको इस्तेमाल किया गया सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। उसके अलावा जो मुल्क थे एल सल्वाडोर, निकारागुआ, ये वो मुल्क हैं जो साउथ और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान में, सेंट्रल अमेरिका के या लैटिन अमेरिका के इनको मुल्कों को कहा जाता है। ग्रेनाडा की जो है वो इंटरवेंशन की US ने, यानी एक जो इंटरवेंशन की आप कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो 80s के अंदर ज़्यादा डोमिनेट थी। इसके अंदर साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, अफ़गानिस्तान, इराक यानी ईरान, इन सारे मुल्कों के अंदर अमेरिका की एक इन्वॉल्वमेंट इंटरवेंशन की रही। फिर उसके बाद 1990s का दौर आता है। इसमें टॉपिक्स जो है वो आगे आएंगे। ये हिस्ट्री जो है इसको 80s या 90s की मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इवेंट्स एज सच नहीं थे। अफगान वॉर है लेकिन उसको आपने एक अलग तरीके से पढ़ना है। वो हम उनको थोड़ा सा जब US को आप कह लें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस के अंदर उसका ज़्यादा उसकी एक चीज़ आ जाती है। सो इसलिए फिर मैंने इसको आपको 80s और 90s का बताया कि ये वो साल थे जिसमें कुछ ख़ास जो इवेंट हुए थे छोटे छोटे, जो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। इसी तरह 90s के अंदर भी बहुत ज़्यादा कोई इस तरह का सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं हुआ था। कुछ इंटरवेंशंस इसमें भी थी। ख़ास तौर पे ऑपरेशन थे 2-3, डेजर्ट शील्ड, डेजर्ट स्टॉर्म का जो इराक और कुवैत वॉर के लिए अमेरिका ने स्टार्ट किया था। इसमें एंड ऑफ कोल्ड वॉर आपको पता ही है 1991 के अंदर ऑफिशियली कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हुई और US यूनिपोलैरिटी के एक मरले में दाखिल हुआ और वर्ल्ड सोल सुपर पावर इसको एक दर्जा मिल गया, जिसके फिर काफ़ी सारे असरात आए। ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमेना है वो US की यूनिपोलैरिटी की वजह से, उसका एक रीज़न उसकी US की यूनिपोलैरिटी है। और भी इसके यानी US का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ा। फिर 2001 के बाद हम उसको देखेंगे। खैर, तो गल्फ वॉर इसके अंदर शुरू हुई। गल्फ वॉर जो थी वो इराक ने हमला किया था कुवैत के ऊपर, जिसकी वजह से फिर अमेरिका ने एक ख़ास अलायंस बनाई
अपने साथ मुल्कों को शामिल किया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के नाम से 2 ऑपरेशंस मेन हुए और सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और जो ये इन्वॉल्वमेंट थी या जो ये हमला था उसके ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बनाया गया। अगेन फिर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें 90s के अंदर, तो उसके अंदर फिर वर्ल्ड वाइड वेब ख़ास तौर पे लॉन्च की गई, जिसका एक बड़ा एक इनकलाबी असर हुआ यूएस के ऊपर भी और पूरी दुनिया के ऊपर। इकोनॉमिक बूम 90s के अंदर अगेन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्लोगन था प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का। इसमें जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश या सीनियर बुश, ये पहले प्रेसिडेंट बने थे 89 के अंदर, और लेकिन ये दूसरी टर्म नहीं जीत सके। ये पहली टर्म जीत गए। इनके दौर में अच्छे काम एक तरह से यूएस के लिए हुए, जिसमें मतलब ये फॉरेन पॉलिसी ख़ास तौर पे बड़ी अहम है। उसमें सद्दाम के ख़िलाफ़ और कोल्ड वॉर ख़त्म हुई और भी इनकी थी। लेकिन बिल क्लिंटन की जो कैंपेन थी वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा, उन्होंने एक स्लोगन अपनाया था। उन्होंने स्लोगन उनका था इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, यानी ये उन्होंने अपना जो है ना स्लोगन बनाया था, और वो इकोनॉमी की बेस के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एक ही टर्म के बाद फिर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट बन गए। ये जो स्लोगन्स हैं ये इंटरेस्टिंग होते हैं। यूएस के जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्लोगन था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका स्लोगन था। और जो प्रेसिडेंट अभी जो बाइडेन है उनका जो स्लोगन है वो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड या बिल्ड बैक बेटर अमेरिका का उनका स्लोगन था। सो इनका जो बिल क्लिंटन का स्लोगन था वो इकोनॉमी के ऊपर था। सो इकोनॉमी उन्होंने उसको फिक्स भी किया, उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई। 90s जो था एक बूम आया यूएस के अंदर, और यूएस एक सुपर पावर तो था ही सही, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन और एक जो प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा आई, जिसने यूएस को बड़ा प्रोमिनेंट रोल दिया वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। तो फिर नेफ्टा जो है वो एक ट्रेड एग्रीमेंट है जो इस दौर में साइन हुआ था, और ग्लोबल ट्रेड यानी आप ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना जब आप स्टडी करेंगे तो आपको एक बड़ा शिफ्ट नज़र आएगा 90s के बाद, कोल्ड वॉर के एंड के बाद, ख़ास तौर पे जब अमेरिका यूनिपोलैरिटी में दाखिल हुआ तो ग्लोबल ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल टूरिज्म, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। वॉर्स में कमी आई उस वक्त तक जब अमेरिका ने खुद जंगें लड़ना शुरू कर दी। यानी 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया और 2003 में इराक वॉर हुई, लेकिन उसके अलावा कोई बड़ी जंग इस दौर में नहीं हुई पिछले 20 साल में। अभी यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई है, या 2014 में क्राइमिया पे कब्जा किया था, लेकिन ये जो एरा है इसको हम कह सकते हैं कि इसमें जंगें बहुत कम हुई हैं, मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स इसके अंदर नहीं हुए। तो ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन और टूरिज्म, ये सारी चीज़ें, ये एग्रीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा साइन हुए। 2002 में चाइना भी शामिल हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और 90s के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई। फिर इम्पीचमेंट हुई प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की। मोनिका लेविंस्की इनकी एक सेक्रेटरी थी, यानी इनके ऑफिस में काम करती थी, कैंपेन स्टाफ का हिस्सा थी, जिनके साथ प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का कुछ अफेयर चल रहा था। और प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की तब ही वाज मैरिड टू हिलरी क्लिंटन। सो ये जो है वो पहले तो इन्होंने इनकार किया प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन साहब ने कि मेरा उनके साथ कोई किसी किस्म का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा एविडेंस सामने आया और मोनिका लेविंस्की के जब इंटरव्यूज वगैरह हुए तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर कांग्रेस ने इम्पीच किया प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को। इम्पीचमेंट का प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया था। इम्पीचमेंट का मतलब रिमूवल नहीं होता। ये हाउस के अंदर इम्पीच हुए थे, सेनेट के अंदर इनकी मेजॉरिटी थी डेमोक्रेट्स की, तो इनकी इम्पीचमेंट यानी इनका रिमूवल नहीं हुआ था। लेकिन बहरहाल एक अदम एतमाद आप कह सकते हैं इनके ऊपर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जाहिर किया था, और उसकी रीज़न ये थी कि उन्होंने झूठ बोला था। ये इस बात पे इनको कुछ नहीं कहा गया था कि आपका स्कैंडल क्यों था, इनको सिर्फ इस बात पे इम्पीच किया गया था कि उन्होंने कैमरा के आगे आके और ऑन द रिकॉर्ड झूठ क्यों बोला है। अगर वो झूठ ना बोलते तो उनका एक पर्सनल मैटर कंसिडर किया जाना था, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक ऑफिशियल हैं और पब्लिक ऑफिशियल की मोरालिटी को सुपीरियर कंसिडर किया जाता है, तो यहाँ पे फिर इनकी एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस हुआ। रिमूवल ना हुआ लेकिन इम्पीचमेंट बहरहाल इनकी हो गई थी। उसके बाद जो 90s का दौर है वो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस का दौर भी है।
कल्चरल ट्रेंड्स, हाँ, कल्चरल ट्रेंड्स 90s के बड़े सिग्निफिकेंट हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 60s के कल्चरल ट्रेंड्स बड़े सिग्निफिकेंट थे। रॉक एंड रोल का कल्चर था। आपको जो है वो मुख्तलिफ बैंड्स जो है वो 60s के अंदर नज़र आए। उसमें डिफरेंट यानी जॉनी कैश वगैरह हो गए, या बाकी जो बॉब डिलन वगैरह, इस तरह के नाम आपको मिलेंगे। तो जो 90s का दौर था, ये अपने ही इसका एक चार्म था, और आप इसको पाकिस्तान के अंदर भी फील कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर इसका एक इन्फ्लुएंस इस दौर का आया था, और पाकिस्तान के अंदर भी आप देखते हैं रॉक एंड रोल म्यूजिक, वाइटल साइंस जैसे जुनैद जमशेद के वो बैंड था, इसी तरह स्ट्रिंग्स था, फिर आतिफ आ गया, तो ये नाजी हसन वगैरह 90s का यानी ये दौर एक इकोनॉमिक बूम भी था, और इसके अंदर एक जो है कैफियत जो थी वो पॉजिटिव वाइब्स आप कह सकते हैं थी। और इसी तरह अमेरिका के अंदर अगर आप देखें कल्चरल जो था वो टीवी का एक खास ट्रेंड आया इसके अंदर। बड़े मशहूर दो शोज हैं अमेरिका के, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो लाजमी देखिए। फ्रेंड्स बहुत खूबसूरत एक शो है, कॉमेडी, और उसमें आपको पता चलता है कि अमेरिका का कल्चर क्या है, वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनकी ज़िंदगी किसी तरह। और एक साइनफेल्ड बड़ा मशहूर शो था, उसके भी कोई 8 या 9 सीजन्स थे, और फ्रेंड्स के 10 सीजन है। और इसी तरह फिर ओजे सिम्पसन का ट्रायल हुआ, जिसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा। इसके अंदर कुछ इसके ऊपर इल्ज़ामात वगैरह थे, तो जिसका फिर जो है टेलीविज़न के ऊपर इसको बहुत ज़्यादा यानी लाइव कवरेज बहुत ज़्यादा हुई, तो सॉरी, तो लोगों को एक बड़ी फैसिनेशन हुई कि ये क्या मतलब किस तरह से ये चल रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है जब एक चीज़ एक इस तरह का एक क्रंची सा एक चीज़ हो रही है, टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रही है, तो लोग फिर उसको ट्रायल ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लोगों की ज़्यादा थी। सो फिर आ जाती है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का, मैंने जिक्र किया, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो एक नाम आएगा वो कोसोवो, और उसके बाद फिर सर्बिया की जो जंग थी, जिसके अंदर आपने ड्रामा अगर देखा हो अल्फा ब्रावो चार्ली, तो उसके अंदर पाकिस्तानी पीस कीपर मिशन भी यूएन की तरफ से वो गए थे। तो ये इंटरवेंशंस जो थी वो सर्बिया के अंदर खास तौर पे, यानी फॉर्मर यूगोस्लाविया जब टूटा तो बल्कान स्टेट्स बनी, उसमें बोस्निया एंड हर्ज़ोगोविना थी, और उसके अलावा सर्बिया एक अलग स्टेट बनी। उसके बाद फिर कोसोवो मैंने आपको बताया। तो ये स्टेट्स आपस में इनकी एथनिक लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हुई, तो उस एथनिक क्लींजिंग की वजह से जो है वो यूएस ने और नेटो ने इसके अंदर इंटरवीन किया, बमबारी की, और अपनी कुछ जो पीस कीपिंग मिशंस भी हैं यूएन के, उनको वहाँ पे भेजा था। उसके बाद फिर एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो है वो यहाँ से थोड़ी ज़्यादा स्टार्ट हुई, ख़ास तौर पे कियोटो प्रोटोकॉल जो है वो हमें साइन होता हुआ नज़र आता है, जिसके ऊपर एक इंटरनेशनल कंसेंसस डेवलप हुआ क्लाइमेट चेंज के हवाले से और एनवायरमेंटल अवेयरनेस के हवाले से। उससे पहले कोई इस तरह का यानी एक एक वो एक एक यूनिफाइड एफर्ट हमें उस तरीके से नज़र नहीं आती है। ऑल्दो कि एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी साइन हुआ था, लेकिन जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो क्लाइमेट चेंज को ख़ास तौर पे एड्रेस करने के लिए एक बड़ी सिग्निफिकेंट स्टार्ट था, और कॉप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आगाज भी 90s के अंदर हुआ। अच्छा, अभी आप हम 80s का 90s का हमने देखा। अब जो हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं वो हैं कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज के हवाले से। अगर आप सिलेबस में देखें तो आपको एक सेक्शन नज़र आता है कि जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं यूएस के, वो क्या हैं। तो अब हम उनकी तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे। उसमें चीज़ें जो यूएस का एक अपना एक एज अ कंट्री इन द वर्ल्ड एक चीज़ आ जाती है, फिर उसके यूएस के जो अभी इश्यूज चल रहे हैं उसमें अभी वॉर ऑन टेरर तो खैर अब किसी हद तक कंक्लूड हो चुकी है। आप इसको कंटेम्प्रेरी के अंदर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि यूएस की जो फोर्सेस हैं वो भी उनका भी विड्रॉल भी हो चुका है, लेकिन ज़ाहिर हम इसको थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि ये इतना पुराना इशू नहीं है। फिर उसके साथ यूएस का और चाइना का कंपटीशन इस वक्त हीट अप हो रहा है। एक मल्टी पोलैरिटी की एक सिचुएशन और मल्टीलैटरलिज्म की तरफ दुनिया जा रही है। जो यूनिलैटरल या यूनिलैटरल तो नहीं कहेंगे, यूनिपोलैरिटी की जो सिचुएशन है वो ख़त्म हो रही है, तो उन इश्यूज़ को भी हम देखेंगे। सो अगर हम इसको स्टार्ट करें यूएन के हवाले से, तो ये हिस्टोरिकल भी है और करंट सिचुएशन में भी है। यूएस का एक रोल यूएन के अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा है।
उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं। एक रीज़न तो उसकी ये है कि यूएस ने ही यूएन को बनाया है। ज़ाहिर है जब आपने एक ऑर्गनाइज़ेशन बनाई ही खुद है, अगर यूएस ने ये सारी स्टार्ट की है, तो ज़ाहिर है पैट्रोनाइज़िंग एक रोल तो फिर उस मुल्क का रहेगा जिसने एक स्टार्ट किया हो, जिसका आइडिया हो, जिसने सबसे ज़्यादा फंडिंग की हो और अभी भी फंडिंग सबसे ज़्यादा कर रहा हो, जिसने फोर्सेस बहुत ज़्यादा दी हों और ये सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए जब यूएस ने सारी चीज़ें की हैं तो फिर उनका एक रोल रहेगा। सो स्टार्ट कैसे हुआ? फाउंडिंग ऑफ यूएन जो थी वो अगेन उसके अंदर मैंने आपको बताया था जब हम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को हमने थोड़ा-सा पढ़ा था उसमें वर्ल्ड वॉर 2 के हवाले से। तो एज़ अ प्रेज़िडेंट उनका बहुत ज़्यादा रोल था इस सारे सिचुएशन के अंदर और उन्होंने इस चीज़ को लीड किया था और एक प्रैक्टिकली उन्होंने इस चीज़ को करके दिखाया। एक तो यूएस के पास पावर काफ़ी ज़्यादा थी उस वक़्त, यानी 21 के अंदर 1921 के अंदर यूएस जो है वो लीग ऑफ नेशंस को तो कामयाब नहीं करवा सका, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई 1945-46 में, तो फिर कांग्रेस ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हमारा रोल एज़ अ ग्लोबल लीडर होना चाहिए और इस इंस्टीट्यूशन को कांग्रेस ने भी फिर सपोर्ट किया। सो एक फोरम बनाया गया जिसके अंदर एक नया एक आइडिया दिया गया कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़म्स होने चाहिए ताकि डिप्लोमेसी के ज़रिए, पीसफुल मीन्स के ज़रिए कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो रिज़ॉल्व किया जा सके या फिर प्रिवेंट किया जा सके और ग्लोबल चैलेंजेस अगर सामने आते हैं, तो उनको मिल बैठ के हल किया जा सके। फिर उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, अब आपने देखा कि फाउंडिंग यूएस की है तो उसकी वजह से यूएस का रोल ज़्यादा है। फिर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस सबसे ज़्यादा यूएस की रही हैं यूएन को। हमेशा जो बजट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूएस ही देता है। ज़ाहिर है उसकी इकॉनमी सबसे बड़ी है, लेकिन इकॉनमी के साथ-साथ उनके पास एक विल भी है, वो इस चीज़ को विलिंगली एक चीज़ को चला रही है। पीस कीपिंग मिशंस को बहुत ज़्यादा एड देते हैं, पैसा देते हैं और फिर ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के अंदर उनका बहुत ज़्यादा रोल है। काफ़ी सारी उनकी एजेंसीज़ हैं यूएन की, जिनको सारी की सारी फंडिंग नहीं तो कम से कम मेजर फंडिंग यूएस की तरफ से आती है। यूएन एड का एक प्रोग्राम है, इसी तरह यूएनडीपी का प्रोग्राम है, उसके अंदर यूएस फंडिंग करता है। यूएन इसी तरह चिल्ड्रन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, तो ये यूएन के प्रोग्राम है जिसके अंदर यूएस बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है, तो उसका एक रोल है। फिर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी के अंदर भी इसी तरह से है। यूएस एक अपना इन्फ्लुएंस रखता है, जब यूएस एक चीज़ करता है तो फिर साथ उसके दूसरे भी शामिल हो जाते हैं और ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर जो डिप्लोमेसी है उसको भी जब यूएस लीड कर रहा होता है, तो हम देखते हैं पिछले 20 साल के अंदर कि जिस इश्यू पे यूएस ने लीड किया है इश्यूज़ को, उनको उसमें उसमें यूएन ने एक ख़ास रोल प्ले किया है। जहाँ पे भी अमेरिका ने अपने आप को साइड पे रखा है, वहाँ पे यूएन भी टूथलेस इंस्टीट्यूशन के तौर पे रह जाती है। जब यूएस उसके अंदर पूरा रोल अदा करता है, तो उसकी वजह से फिर एक ख़ास इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है और फिर आप उसमें देखें अगर आर्म्स कंट्रोल की आप बात करें, फिर इसी तरह ह्यूमन राइट्स की आप बात करें, क्लाइमेट चेंज की आप बात करें, तो जहाँ पे भी यूएस बीच में शामिल रहा है, वहाँ पे सिग्निफिकेंट एफर्ट्स होंगी। जब यूएस नहीं है तो वहाँ पे यूएन एक ख़ास नहीं कर सकेगा। फिर इसमें थोड़ी-सी अगर आप बात करें यूएस के इन्फ्लुएंस एज़ अ सुपर पावर की, तो वीटो पावर सबसे ज़्यादा बार रशिया ने इस्तेमाल किया है और दूसरे नंबर पे अमेरिका है। तो जब भी कोई इस तरह का इश्यू होता है तो यूएस वीटो पावर इस्तेमाल कर लेता है। बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर ऐसे यानी यूएस ने लोगों को मुल्कों को इकट्ठा करके रेज़ोल्यूशंस पास करवाई हैं। जैसे अब रशिया यूक्रेन वॉर थी, तो यूएस ने बड़ी कोशिश करके और बड़ा इन्फ्लुएंस करके मुख्तलिफ मुल्कों से और रेज़ोल्यूशंस पास करवाई रशिया के ख़िलाफ़। पाकिस्तान, इंडिया ने एब्सटेन किया, लेकिन ये भी एक हिस्टोरिक चीज़ थी कि पाकिस्तान ने एब्सटेन किया, अदरवाइज़ यूएस की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान भी एब्सटेन नहीं करता था। तो ये एक इन्फ्लुएंस जो है वो छोटे मुल्कों के ऊपर यूएस ने रखा है, एक पैट्रोनाइजिंग सा रोल इस जो है वो वीटो पावर के हवाले से भी और ओवरऑल जनरल असेंबली के हवाले से भी अगर आप देखा जाए तो। फिर सैंक्शंस जो हैं वो भी यूएस की मर्ज़ी से ही लगती है। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो वो यूएस की मर्ज़ी से हैं। अगर यूएस चाहे तो वो सैंक्शंस हट जाती हैं। अगर इंडिया और ईरान की बात आती है तो यूएस उन सैंक्शंस को हटा देता है और वो उनको अलाउ कर देता है इंडिया को। यानी यूएन को आप कह लें कि उसमें फिर यूएस का रोल सबसे ज़्यादा है।
अच्छा, उसमें अगर पॉज़िटिव में देखें तो ग्लोबल हेल्थ के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से अभी अगर कोविड के हवाले से अगर आप देखें तो यूएस ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। यानी आप उसको वैक्सिनेशंस के हवाले से देखें तो काफ़ी ज़्यादा डोज़ेज़ पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा डोज़ेज़ दिए हैं। ऑल्दो पाकिस्तान को चाइना ने सबसे ज़्यादा शायद डोज़ेज़ दिए हैं, लेकिन यूएस ने भी जो है वो कोविड की वैक्सिनेशन की डोज़ेज़ काफ़ी ज़्यादा दी हैं, पूरी दुनिया को दी हैं। और वैक्सिनेशन की डेवलपमेंट की अगर आप बात करें तो इतनी जल्दी डेवलपमेंट ये शायद हिस्ट्री में इतनी बड़ी इस स्केल के ऊपर पहली दफ़ा हुआ, और उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है उसके अंदर भी यूएस का एक काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस शामिल है। फिर एचआईवी और एड्स के काफ़ी प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें यूएस ने फंडिंग की है। इबोला को ख़त्म करने के लिए पूरे का पूरा जोर यूएस ने लगाया था, और पूरा उसको अफ्रीका के अंदर टीम्स वगैरह भेज के और डॉक्टर्स भेज के और स्टाफ भेज के उसको काबू पाने की कोशिश की थी, ताकि ये एक ग्लोबल इशू ना बन सके। सो यूएस की इस हवाले से आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उसको वो किसी हद तक कोशिश करते हैं निभाने की। फिर पॉवर्टी रिडक्शन के हवाले से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये यूएस जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका ये हमेशा से बीच में ये एक बीच में एक पर्पस रखते हैं वो पॉवर्टी रिडक्शन का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल से मुराद ये है कि वो क्लाइमेट के लिए फ्रेंडली हो, इलाके के लिए फ्रेंडली हो। आप यूएस की जो कॉरपोरेशंस हैं उनको भी देखें, अगर आप पाकिस्तान के अंदर आप देखें मैकडॉनल्ड्स वगैरह, ये केएफसी हैं या पेप्सी है, तो ये एक स्टैंडर्ड्स के साथ से काम करती हैं। ये इस तरह से लोकल इंडस्ट्रीज की तरह काम नहीं करती। यानी उनको एक नेस्ले आप देख लें तो एक सस्टेनेबल और ग्रीन जो है वो उसके कोशिश करते हैं एटलीस्ट, चाहे उसमें फिर वो जाहिर है कुछ थोड़ी बहुत हिपोक्रेसी भी आ जाती है और कॉर्पोरेट चीज़ें भी आ जाती हैं। बहरहाल फिर भी किसी हद तक आप इसको पॉजिटिव लाइट में देख सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या है या क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है इस पे कि एक की सपोर्टर तो है यूएन का, लेकिन अपना इन्फ्लुएंस भी रखता है, अपनी मर्जी चलाता है ये, ठीक है। यूएस जो है वो डिसएग्रीमेंट्स जब होती है तो यूएस अपनी मर्जी चला लेता है। फंडिंग के ऊपर काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, डिसीजन मेकिंग की बात होती है तो यूएस जो है वो अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करता है। तो ये जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप कहें कि यूनाइटेड नेशंस की बजाय ये यूएस का इसके अंदर ज़्यादा रोल है, तो वो आप ये कहना किसी हद तक ठीक होगा। फिर यूएन के हवाले से यूएस का एक चीज़ कई दफ़ा चेंज होती रहती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जब चेंज होती है तो यूएस का रोल चेंज हो जाता है। जैसे 2003 के अंदर प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जब इराक वॉर का आगाज किया था तो इराक वॉर को यूएन की जनरल असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया था, और यूएन ने इसको अलाउ नहीं किया था एज एन इंस्टीट्यूशन। चाहे यूएस ने बड़ा जोर लगाया था, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के अंदर करारदाद इनकी मंजूर नहीं हो सकी थी। और अमेरिका ने जो इराक को इन्वेड किया था वो यूएन की चार्टर की, यूएन की रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी थी। जो 2001 की इन्वेजन थी अफगान वॉर, उसमें यूएन की मर्जी शामिल थी। यानी अमेरिका कन्विंस करने में कामयाब रहा था मुल्कों को कि हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ है तो हमने अब उन टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करनी है। लेकिन जो 2003 की वॉर थी इराक यूएस इराक वॉर, वो कम्प्लीटली इलीगल थी और उसमें किसी तौर पे भी यूएन जो है वो रजामंद नहीं थी। और कोफी अन्नान उस वक्त के जो सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के, उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी थी इसके खिलाफ, और उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल एक अनजस्ट और इलीगल वॉर है और इट्स अ वॉर ऑफ ऑक्यूपेशन। तो ये कुछ यूएस के रोल्स रही हैं। इसी तरह यूएस के सोल्जर्स की जब आप बात आती है तो यूएन का ही एक ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो यूएस के सोल्जर्स के वॉर क्राइम्स के हवाले से बात आती है तो अमेरिका उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भी अमेरिका उसकी भी ज्यूरिसडिक्शन को मानने से इनकार कर देता है, और काफ़ी चीज़ों में वो कहता है कि हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। यानी जब अपने ऊपर बात आती है तो वो थोड़ा सा उसके अंदर हिपोक्रेसी आ जाती है, और जब दूसरे मुल्कों के हवाले से बात आती है तो वो उस वक्त फिर बहुत ज़्यादा, जैसे अब रशिया यूक्रेन वॉर है तो बहुत ज़्यादा यूएस ने एक रोल प्ले किया कि यूएन की जनरल असेंबली के अंदर भी और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी हर तरह से मुल्कों को इकट्ठा किया जा सके रशिया के खिलाफ। लेकिन जब जब यूएस इराक वॉर थी, मैंने आपको मिसाल दी, तो यूएन ने मना भी किया, यानी यूएन ने रजामंदी नहीं भी दी, तो भी यूके और यूएस ने मिलके जो है वो चढ़ाई कर दी इराक के ऊपर। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।
आगे फिर यूएस एज अ ग्लोबल लीडर और इंटरनेशनल जो कंसर्न्स हैं यूएस के, यानी यूएस दुनिया में एज अ ग्लोबल लीडर और एज अ कंट्री, एज अ सुपर पावर उसके क्या कंसर्न्स हैं, वो क्या किस तरह का रोल प्ले करता है इंटरनेशनल लेवल पे, और क्या चीज़ें हैं जिनको वो अपनी जिम्मेदारी के तौर पे निभाने की कोशिश करता है। तो अभी के लिए अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी, एम्बार्गो का मतलब होता है पाबंदी लगा देना, रोक देना। ऑयल एम्बार्गो का मतलब ऑयल रोक दिया गया। एम्बार्गो का मतलब होता है किसी चीज़ के आगे से यानी किसी चीज़ को रोक देना, किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा देना। तो एम्बार्गो ये था कि जो गल्फ स्टेट्स थी, जो ओपेक कंट्रीज थी, उन्होंने ऑयल को एक्सपोर्ट बंद कर दी। तो एम्बार्गो का ये मतलब है उन्होंने ऑयल पे पाबंदी लगा दी कि हम तेल जो है वो अमेरिका को या किसी भी उस मुल्क को जिसने सपोर्ट किया है इसराइल को, उसको तेल नहीं बेचेंगे। सर जी जी सर जो यूएस और इराक की वार थी उसमें आपने कहा कि यूएस और यूके दोनों ने मिलकर अटैक किया था। मैंने जो सुना है 32 मुल्क मिलकर उन्होंने इराक पर हमला किया था। तो इराक जी। इतना मजबूत है कि उस पर 32 कंट्रीज मिलकर उस पर अटैक कर रहे हैं, तो फिर उसको डिफीट किया जा सकता था। अ, नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि इराक, मुझे समझ नहीं है आखिरी पार्ट आपने क्या कहा है। तो जो इराक था उस पर 32 कंट्रीज ने हमला किया था, यानी सद्दाम हुसैन पर 32 कंट्रीज ने हमला किया था। तो सद्दाम जी हुसैन इतना पावरफुल था कि उसको डिफीट करने के लिए इतने कंट्रीज के अलायंस की जरूरत थी। देखें, कुछ अलायंसेस इस तरह की होती हैं जो सिंबॉलिक होती हैं। अफगानिस्तान के अंदर नेटो के जो ट्रूप्स थे, उसमें कुछ ऐसे मुल्क भी थे, यानी नेटो के अंदर अभी मेरे ख्याल में 30 के करीब या 32 मेंबर्स हैं नेटो के। तो कुछ ऐसे मेंबर्स भी थे अफगानिस्तान में जिनके 5-5 6 सोल्जर्स टोटल मौजूद थे वहाँ पे। तो ये जो अलायंस थी, ये नेटो इसके अंदर शामिल था, इराक यानी यूएस था, यूके शामिल था। तो इसका बेसिक जो इसके अंदर जो मुल्क थे वो ये दो ही थे, यूके और यूएस ही। तो बाकी क्यों शामिल हुए थे, आप समझ सकते हैं कि यूएस का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो एक यानी हम भी हैं, वो क्या उसको कहते हैं शाह सवारों में कि क्या, तो वो बाकी लोग फिर इसलिए शामिल हुए थे कि हम भी साथ शामिल हैं, हम भी आपके साथ हैं। तो कुछ मॉरल सपोर्ट भी होती है, कुछ डिप्लोमेटिक सपोर्ट होती है, कुछ जो वो आखिरी जो जिसको कहेंगे वो मिलिट्री सपोर्ट होती है, या आप अपने पर्सनल देते हो या आप अपने इक्विपमेंट देते हो, जो भी चीज़ें देते हो, टेक्नोलॉजी कुछ मुल्कों ने दी होगी। तो ये इत्तेहाद तो इस तरीके से बनाया गया था। ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारे मुल्कों के फ़ौजी शामिल हो। मेन जो आर्मी थी वो यूएस की थी और साथ में यूके की आर्मी थी, लेकिन ज़्यादा जो प्रोपोर्शन थी वो यूएस की आर्मी की थी। तो सर जो इराक था उसको उसने तो इराक और ईरान की वार चल रही थी उससे पहले। यूएन के कहने पे ही मेरे ख्याल में वार चल रही थी, यूएन या यूके के कहने पे। तो फिर भी बाद में फिर यूएन ने खुद उस पर हमला कर दिया। तो वो क्यों किया उसने हमला? यूएस ने हमला कर दिया। जी सर, यूएस ने। देखिए, जो 80s की वॉर थी ना, सद्दाम हुसैन ने जब ईरान पे हमला किया था, तो वो वॉर किसी हद तक आप उसको कह सकते हैं कि वो फिरका वाराना लाइट में आप उसको देख सकते हैं। और उसका एक इनकलाब जो ईरान के अंदर आया था 79 के अंदर, उसमें जो करीब उसके नेबर्स थे उनको ये डर था, जिसमें पाकिस्तान को भी ये डर था कि कहीं ये जो इनकलाब है ये स्पिल ओवर ना हो जाए, हमारे मुल्कों में भी ना आ जाए। यानी ये जो एलीट बैठी हुई थी पहले से, वो ये चाहते थे कि ये जो है ना कंटेन किया जाए, इसको ये ईरान के अंदर ही रहे, ईरान को कमज़ोर किया जाए। तो और ख़ास तौर पे इराक के अंदर आपको पता है कि मेजॉरिटी जो है वो शिया पॉपुलेशन की है। तो वहाँ पे जो कंट्रोल था वो सद्दाम हुसैन के पास था, जो कि सुन्नी था। तो सद्दाम को ये डर था कि ये स्पिल ओवर इफेक्ट्स की वजह से जो है ना ईरान से ये एक्सपोर्ट ना हो रेवोल्यूशन। तो एक तो रीज़न इस वॉर की ये थी। जहाँ तक बात है अमेरिका की, तो देखें आप, रियलिज्म मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में कल पढ़ाया है। तो रियलिज्म ये कहता है कि जहाँ से भी आपको फ़ायदा हो मुल्क को, आप वो फ़ायदा ले लें। चाहे उसमें आप एक तरफ सपोर्ट कर रहे हो पहले इराक को, और फिर आपको पता चले कि नहीं, अब तो इराक जो है वो थोड़ा सा हमारे फ़ायदे में नहीं है, तो चलो अब इराक को मारने चल पड़ते हैं। तो ठीक है, आपके मुल्क को फ़ायदा है तो आप करें, बिल्कुल करना चाहिए आपको इस तरीके से। तो जो इराक की वॉर थी, कुवैत का जो अटैक किया था सद्दाम हुसैन ने,
तो वो सद्दाम हुसैन की अपनी भी उसमें ज़ाहिर है एक बेवकूफ़ी थी ना, वो इस तरह से क्यों वो कर रहे थे। तो उसका फिर फ़ायदा दुश्मनों ने उठाया और 2003 में उनको जब लगा, और 2003 की जो वॉर थी उसके अंदर कुछ और भी एलिमेंट्स थे। अमेरिका के अंदर उस वक़्त एक ये थिंकिंग थी कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए मिडल ईस्ट के अंदर। उस वक़्त लिबरल एक तबका ख़ास तौर पे था जो ये समझता था कि अगर आप जमहूरियत लेके आ जाएँ, जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी भी है, कि अगर आप जमहूरियत लेके आ जाएँ मिडल ईस्ट के अंदर, तो जो है ना वो मसाइल वहाँ के हल हो जाएँगे। ये डिक्टेटर्स जो है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए भी उसलिए उन पे अटैक किया गया था। तो बहरहाल असल बात तो नेशनल इंटरेस्ट ही होता है। इराक के खिलाफ भी आपको लगता है जबकि ये हमारे ऑयल के इंटरेस्ट नहीं प्रोटेक्ट हो रहे, और मिडल ईस्ट के अंदर ये सद्दाम का इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे फ़ायदे में नहीं है। पहले हमारे फ़ायदे में था तो गुड है, हमारे नुकसान में है तो ख़त्म करो इसको। तो ये रियलिज़्म है इसमें, तो फिर नेशंस इसी तरह ही करती हैं। Okay, sir. Thank you. जी। जी, और कोई क्वेश्चन? Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, मेरा क्वेश्चन ये था कि the end of Cold War brought two new concepts to the world, the clash of civilization and the end of history. Sir, both of these concepts were emerged in USA. So, sir, can you please elaborate briefly that how these concepts change the domestic as well as foreign policy posture of USA? I wouldn't say that both these concepts change too much about the foreign policy of USA. The reason is that clash of civilization is a thesis that is rooted in realism. It's not something new. It's a, you could say that it's presented in different wording, but the concept is basically the same. That the Machiavellian system, that you do not let your enemy prosper. You fight your enemy with any means necessary. So the clash of civilizations, तो आप उसको realism के perspective से देख सकते हैं. As far as the impacts of clash of civilizations is concerned, so I wouldn't say that the war on terror was a result or direct result of clash of civilizations thesis. US ने इसलिए नहीं वॉर स्टार्ट कर दी थी कि उनको डर था कि कोई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होने वाला है नियर फ्यूचर में। वो एक सुपर पावर के नशे में धुत थे उस वक्त, और उसमें जो टेररिस्ट अटैक तो बहरहाल हुआ था ना, आप उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। और जब वो टेररिस्ट अटैक हुआ तो यूएस जस्ट वेंट क्रेजी, इट जस्ट स्टार्टेड टू, इट वाज अ क्रेजी बेयर। और एक शायद ये हमारे प्रेसिडेंट साहब थे जिन्होंने कहा था कि अगर आप कोई एक रीच पागल हुआ फिर रहा हो तो आप उसको जाके उसके, यू डोंट पोक द बेयर इन द आई। तो ये एक उस वक्त की कैफियत थी। जहाँ तक एंड ऑफ हिस्ट्री का ताल्लुक है तो आई डोंट थिंक दैट वाज इन्फ्लुएंशियल एट ऑल। इट वाज क्रिटिसाइज्ड हैवीली एंड आई डोंट थिंक दैट इट वाज, maybe it was a little bit influential in framing the idea of democracy for the world or capitalism for the world, but I don't think that it was taken too seriously by the policy makers of US foreign policy. Okay, sir. Thank you. जी, और कोई क्वेश्चन? चले, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो आगे हमारे लेक्चर्स हैं वो थोड़े से हैं उसमें, यानी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के हवाले से हैं। उसमें हम फिर वॉर एंड टेरर और इन चीज़ों को थोड़े जो अभी के यूएस के कंसर्न्स चल रहे हैं, ज़्यादा टॉपिक्स अब हमारे पास बचे नहीं हैं। अगर आपने कुछ इसमें कुछ टॉपिक्स ऐड करवाने हो, आपको लगता हो कि आपने कुछ टॉपिक जो है वो मैंने मिस किया हो, तो आप उसके अंदर ज़रूर ऐड करवा सकते हैं। उस पर फिर मैं आपको उसमें नोट्स में शामिल करूँगा, लेक्चर के अंदर शामिल करूँगा। और जो अभी आगे हम चलेंगे इंशाल्लाह तो वो 2000 से आगे जो हमने जो चीज़ें देखी हैं खुद से, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर अंदर हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। तो अभी के लिए जी ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।